सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ धर्म और अध्यात्म की इस महानगरी के अपने पत्रकार भाइयों का, तो जो भीषणतम गर्मी में के बावजूद भी हमारे शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के आमंत्रण पर आप आए हैं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच वरिष्ठतम नेता भाई, पूर्व सांसद, पूर्व विधान परिषद दल के नेता आदरणीय राजेश जी, हमारे सेवा दल के चीफ भाई प्रमोद पांडे जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौबे जी, पटेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और हमारे सभी साथी यहाँ जो उपस्थित हैं, सबकी ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए प्रारंभ करूँगा। मैं आज मन की बात नहीं, कुछ काम की बात आपके बीच में करूँगा, क्योंकि मन की बात होते होते तो 9 साल हो गया, उससे कुछ काम निकला नहीं। लगभग 9 साल पूरे हुए हैं, तो मैंने आपके बीच में वो सारे जो मेरे मुद्दे हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था में 9 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश को एक तबाही और आर्थिक बर्बादी की ओर ले गए हैं। ये तो इस देश के किसानों का, पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का, नेहरू जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरसिंह राव जी, मनमोहन सिंह जी, सबका योगदान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि इनके निरंतर प्रयोग के बावजूद भी हम अभी अपने पैरों पर खड़े। इसमें योगदान पिछले 70 साल के सभी प्रधानमंत्रियों का रहा है। 3-4 चीज़ें हैं जो आपसे और हमसे जुड़ी हुई हैं। जब $70 पर बैरल था तो हम 55-60 बेचते थे। $100 पर बैरल था तो हम 50-55 बेचते थे, और $70 पे मोदी जी के आज ये बिक रहा है 100 रुपये पे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनमें शामिल है पेट्रोल, डीजल और गैस की कहानी तो मेरे ख्याल से घर घर की कहानी है कि 300 रुपये में जो सिलेंडर बांध के आदरणीय स्मृति ईरानी जी और सब घूमते थे, अब वो 300 से बढ़ के 1100 से ऊपर चला गया है। लेकिन लगभग 4 गुना हो गया, 3 गुना तो साफ हो गया, 4 गुना हो गया है। नोटबंदी में तो एक पुराना शासक होता था हिंदुस्तान में, उसकी याद दिला दी मोदी जी ने। वो था ना कि दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, लोग तुगलकी फरमान फैसले के लिए उसको जानते थे। तो ये तो पिछली सैकड़ों साल पहले ऐसे तुगलकी फैसले हुए थे, या हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे तुगलकी फैसले ले रहे हैं। आज तक समझ में नहीं आया कि 2000 वाली नोट आई क्यों और 6 साल 6 महीने में गई क्यों। अगर उस समय 1000 वाली नोट से काला धन इकट्ठा करने में सहूलियत थी तो 2000 से तो और सहूलियत रही होगी। मुझे लगता है अपने मित्रों का जो काला धन था सफ़ेद करके उन्होंने 2000 की नोट वापस ले ली। पर उस समय कहा जाता था इस 2000 वाली में एक चिप्स लगी हुई है, जो अगर ज़मीन के नीचे भी 1 से 55 फीट मीटर रहे तो वहाँ से सिग्नल भेज देती। अगर 1-8 किलोमीटर दूर रहे तो वहाँ भी भेज देती थी। तो मोदी जी से एक ही आग्रह है कि 2000 नोट जब बंद करें तो कम से कम वो चिप तो निकलवा लें, वो चमत्कारी चिप्स जो थी इनकी, तो बड़ी कीमती रही होगी। अगर इतनी शक्तिशाली थी तो उसको बर्बाद न करें।
बेरोजगारी 30 से 40% बढ़ गई, करीब 38 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। ये छोटा मोटा नहीं है, ये एक विनाशकारी रिकॉर्ड है, विनाश करने वाला रिकॉर्ड है। और अगर आज देश की अर्थव्यवस्था बची है तो हमें धन्यवाद देना चाहिए नेहरू से लेकर सब मनमोहन सिंह तक, कि जिनकी नींव को ये हिला नहीं पा रहे हैं। अब इसी तरह कृषि और किसान बड़ा आसान था। चुनाव में वादा 2014 में वाराणसी में किया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे, और वो एक कमीशन बैठा था, क्या नाम था, कमीशन बैठा था, उसकी रिकमेंडेशन पे, यानी ज़मीन का मूल्य भी उसमें जोड़ा जाएगा और लागत को जोड़ के दुगना रखा जाएगा। तो वो तो 750 जान उन्होंने ले ली दिल्ली के धरने पे, और एमएसपी तो आज तक नहीं आई, न्यूनतम समर्थन मूल्य आज तक नहीं आया। तीनों काले कानून वापस हुए, मोदी सरकार को घुटने टेकना पड़ा। नुकसान उसमें अडानी जी का जरूर हुआ होगा, क्योंकि उन्हीं के लिए नीति बनी थी। तो अब देश की नीतियां इस तरह नहीं बनती कि देश के लिए बने। अब ये मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ आरोप मोदी सरकार पे लगा रहा हूँ कि अब इस देश की नीतियां अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए बनती हैं, भारतवर्ष के लिए नहीं बनती हैं। भ्रष्टाचार इससे बड़ा क्या होगा, मित्रवाद इससे बड़ा क्या होगा कि LIC और SBI, LIC के लिए एक नारा ही था, जीवन बीमा विश्वास का प्रतीक, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। अब अगर आप नज़र डालें तो मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है जो इन्होंने, डिफ़ॉल्टर्स की सूची, कितने खाते वो हुए। लेकिन चौथा बहुत ही दुखद है कि बात होती थी कि हम लाल आंखें निकाल कर बात करेंगे चीन से, पर उसने हमारी 500 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन हमारे पहुंच से दूर कर दी है। जहां हम एक्सेसिबिलिटी थी हमारी गश्त करने की, वहां अब हम गश्त नहीं कर सकते। लेकिन सबसे शर्मनाक जो था वो ये था, सबसे शर्मनाक था प्रधानमंत्री का वो बयान जो विरोधी दल नेताओं की बैठक में दिया था कि न कभी चीन की सेना आई थी, न किसी चौकी पे गई, और न कभी आई थी। यानी प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि जो चीन जहां है वो चीन की भूमि। पर एक सवाल रह जाता है कि हमारे 20 शहीदों की जो शहादत है वो कहाँ हुई। अगर वो चीन की भूमि में गए, मैं उनकी शहादत को सल्यूट करता हुआ कहना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी आपको अपने शहीदों की शहादत का अपमान नहीं करना चाहिए था। सामाजिक सद्भाव, जिस तरह समाज को जोड़ने का काम सरकार कराती है, लेकिन ये रोज नए नए मुद्दे ढूंढ के लाते हैं कि जो सामाजिक सद्भाव बना हुआ है वो भाजपा के भले के लिए तोड़ दिया जाए, पोलराइजेशन हो, हम ध्रुवीकरण करें। सामाजिक न्याय जो देश में धीरे धीरे ताना बाना बना था, पिछड़े का, शेड्यूल कास्ट का, सवर्ण का, वो पूरी ताकत से ये तोड़ रहे हैं। दलितों के खिलाफ अत्याचार 23% बढ़ गए हैं। इसी से एक वानगी है, आप अंदाज़ा लगा लें। जो छात्रवृत्ति मिलती थी इन बच्चों को वो बंद कर दी गई। लोकतंत्र में जितने इनके इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे इंस्टीट्यूशन पर किसी न किसी तरीके से एकाधिकार मोदी सरकार का हो गया है। अब खुद जब करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में दूसरे का बहुमत सरकार बना लेंगे, गोवा आप सबको याद होगा, कर्नाटक आप सबको याद होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में धन बल का उपयोग करके और केंद्र सरकार का उपयोग करके सरकारें बनाई गई। और एक फिगर चौंकाने वाला है कि आज ईडी में जो 95% केस हैं
वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ नहीं, काले बाजारियों के खिलाफ नहीं, 95% विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ। और जो जिनके खिलाफ थी, अगर वो चले गए हैं तो मोदी सोप में अगर धुल गए, वो मोदी जी के नाम से एक खास साबुन है, उसमें धुल गए तो फिर वो ईडी वगैरह वहाँ जाना बंद कर देती है। जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे नरेगा रही हो, चाहे जो रही हो, सब पे बंद किया गया। और कोविड में, मैं ख़ास तौर से आखिरी पॉइंट है मेरा, कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, 47 लाख लोग मरे। अब ये अलग बात है कि इनका एक बयान है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अब आप वाराणसी का ही गवाही दे दीजिए कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, तो पूरे देश का अंदाज़ा लगा लीजिए। तो उस पर सबसे बड़ा झूठ बोला गया। पर आज सबसे बड़ा चिंता का विषय है मणिपुर में जो हो रहा है। ये मैं अपने उन 9 मुद्दों से अलग हट के उससे जोड़ते हुए अलग भी हट रहा हूँ, जोड़ भी रहा हूँ, इसलिए ये पहले सब आसाम का हिस्सा है। इनकी संवेदनशीलता देखते हुए इंदिरा जी ने 7 सिस्टर्स बनाई थी, 7 राज्य बनाए थे। और वहाँ वजह ये थी कि वो बन जाने से ये चीन की सीमा से लगता है, संवेदनशील था, तो आसाम से दूर पड़ता था प्रशासनिक रूप से, और लोगों की भावनाएं थी, खाप थे वहाँ पे, जितने ज़्यादा वर्ग हैं, सब हैं, इनके बीच का था। नागा, कुकी, मैतई तमाम थे इनको देखते हुए। तो इंदिरा जी ने जो अक्लमंदी से कदम उठाया था कि आपकी गरिमा कायम रहेगी, आपकी पहचान कायम रहेगी, इन्होंने ख़त्म किया। चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया, उन लोगों से हाथ मिला लिया जिनका संगठन कभी खुद कहते थे कि देश के हित में नहीं है, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई इन्होंने। तो सरकार बनाने में जिसको भाजपा खुद कहती थी कि इनकी विचारधारा देश के हित में नहीं, उनके साथ सरकार बनाई। हालत ये है, अभी हमारे मित्र राजेश जी कह रहे थे, केंद्र के मंत्री का घर फूंक दिया गया, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का घर फूंक दिया गया, और अभी परसों 9 लोग मरे, 19 घायल हुए, 3 फिर मरे। तो पूरी तरह मणिपुर जल रहा है। मणिपुर या किसी राज्य में कहीं भी कोई हिस्सा जले तो चिंता की बात है, लेकिन याद रखिए, म्यांमार की सीमा पे लगा हुआ चीन की जहां एक्सेसिबिलिटी है, वहां पर अशांत होना, यहाँ जल रहा है, रोम जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं भाषण देने के लिए। जलता हुआ हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका को ये सीख देंगे कि अमेरिका की आग कैसे बुझाई जाए। ये कमाल हमारे प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। सब विस्तार से मैंने फिगर्स आपको दिए हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, 3 दिन रहे वहाँ जाके, 3 दिन रहे, और पूरा मणिपुर हमारे 3 जिले के बराबर भी नहीं। पैक कराया, सुलह कराया, दोनों को बैठाला, बड़ा प्रचार प्रसार किया कि दूसरा सरदार पटेल ने जन्म ले लिया है, जो सरदार पटेल नहीं कर पाए वो अमित शाह कर रहे हैं। और जैसे वो दिल्ली पहुँचे होंगे उसके पहले जलना शुरू हो गया। तो अब अमित शाह जी न चुनाव जिताऊ रहे, जहाँ जाते हैं वहाँ हार जरूर जाते हैं, चाहे हिमाचल का चार्ज लें, चाहे कर्नाटक का लें। अब वो गृह मंत्री के रूप में भी असफलतम गृह मंत्री हो रहे हैं, सबसे असफल गृह मंत्री। हाँ, मैं मोदी जी से, मेरे कहने से बंधे न बंधे आएँ तो आप लोग हिम्मत बंधाइएगा उनकी कि थोड़ा इंदिरा गांधी सबक लिया करें। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देने से फुर्सत मिले तो वो इंदिरा जी से सबक लिए। और जैसे उन्होंने 1971 में बहादुरी दिखाई थी, दुनिया का जोग्राफिया बदला था। कम से कम चीन ने जहां हमारा घुसना, हमारी सेनाओं की गश्त रोक रखी है, उस पर कोई मजबूत कदम उठाएं। हम राज देते हैं तो व्यापार और बढ़ जाता है चीन से, और चीन जो है हमसे और इंडियन मनी लेने लगता है, इंडियन रुपए लेने लगता है, और उसी से
सेनाओं को फीड करता है और वो हम पे हमला करते हैं। अब कोई ना कोई कोर तो प्रधानमंत्री जी की दबी है। जो बिजनेस हुए हैं उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर है, वरना प्रधानमंत्री जी तो ललकार के कुछ बोलते, पर लाल आंखें दिखाने की जगह प्रधानमंत्री जी उनको झूला झुलाते हैं जब यहाँ आते हैं, और ऐसा विनम्र उनके साथ रहते हैं जैसे कोई कमज़ोर नस दबी हुई हो किसी बिजनेस में। आप लोग पूछेंगे इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि विपक्षी एकता अब लगभग अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, और उसी में पटना में 23 तारीख को हम लोग जा रहे हैं। वहाँ ज़्यादातर विपक्षी दल आएंगे, बैठेंगे, और हमारा लक्ष्य जो है मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, हमारा लक्ष्य है कि मोदी जी को 2014 में 31.8% वोट मिला था, यानी 68.2% वोट उनके खिलाफ है इस देश में। 2019 में ही बढ़ के 36 पॉइंट कुछ हुआ, लेकिन वो इसलिए हुआ था कि जो घटना हुई थी जम्मू कश्मीर में पुलवामा, उसमें एक भावनात्मक योगदान आया था। लेकिन हम मान लेते हैं चलो 37 से 38 पे पहुंच जाएं, तब भी तो 62% मतदाता इनके खिलाफ। अगर 62% खिलाफ है तो उसमें कुछ आवाज़ भी उठेंगी, अभी आप नाम लेंगे उनका, तो उनको अगर पूरा जोड़ ले तो 5% से ज़्यादा नहीं, तो यानी कि 57% आज भी मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए हैं पूरी ताकत से, और सब के यहाँ ईडी की रेड हो चुकी, इनकम टैक्स हो चुका, मंत्री रहते हुए गिरफ्तारी हो चुकी, तो डरा धमकाई सब चुके। लेकिन मैं घोषणा करता हूँ कि हमारा लक्ष्य है 1 अगेंस्ट 1, यानी एक राजग गठबंधन के खिलाफ एक दूसरे गठबंधन का एक उम्मीदवार उतारे, और ये 57% जो मत है हमारा, इसको हम एक कर ले तो 37% के मोदी जी की भाजपा को 100 सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा लक्ष्य। एक बात लोग अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष इतना कमज़ोर है कि मोदी जी के खिलाफ अकेले नहीं लड़ पा रहा है। अरे तो मोदी जी कौन अकेले लड़ रहे हैं? उनके राजग में 25 दल हैं, और इसमें वो दल है जिनके नाम पे वो कहते थे कि वो देश का संविधान नहीं मानते। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विपक्षी गठबंधन एक होगा, हम 1 बाय 1 लड़ेंगे, और आने वाले 2024 में भारत की जनता इनसे जवाब मांगेगी कि जाते हुए पहले 15 लाख हमारा दे के जाओ, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है उसका पता बता दो, जारी कर दो सूची। असलियत ये है कि 20 करोड़ रोजगार तो नहीं मिला, जो रोजगार था कई करोड़ डायरेक्टली घटे हैं और कुछ इनडायरेक्टली घटे हैं। जो पीयूसी वगैरह में हैं वहाँ पे अब नौकरी नहीं मिलती, भर्ती नहीं होती, डेली बेसिस पे लोग रखे जा रहे हैं, संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं। तो उनको सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कभी न कभी जैसे इतना दिया अडानी को, जो बचा है वो देने की तैयारी। दो चीज़ें, ये लोकतंत्र है इस देश में, पार्लियामेंट नहीं है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, देश की संसद में लोकतंत्र नहीं रहा, पर देश में लोकतंत्र है। यहाँ पर हम तो बता रहे हैं कि इस सेक्टर में महंगाई इतनी बड़ी, बेरोजगारी इतनी बड़ी, ये हमारे यहाँ जो एक डायरेक्शन था वो इतना हुआ, गरीब 22% और गरीबी रेखा के नीचे आ गया। तो अगर आप लोग 60 ये मतलब हम तो बता रहे हैं तो वो बता दें कितना रोज़गार बढ़ा, वो बता दें महंगाई कितनी घटी, वो बता दें कि इतना हमने पब्लिक अंडरटेकिंग या देश की उसके लिए किया। हाँ, ये सही बात है। मैं इस बात से आपके सवाल का जवाब का अंत करता हूँ कि मोदी के 9 साल में गरीब और गरीब हुआ, ये आंकड़े हैं हमारे नहीं, योजना के, और अमीर हुआ। आज 14% लोगों में 90% पूंजी भारत की इकट्ठा हुआ।
2024 का जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो उसमें क्या विपक्ष जो है एकजुट रह पाएगा? क्योंकि देखा जाता है कि हमेशा जो है कोई न कोई विरोध जो है आप ही में उत्पन्न हो जाता है। काशी बाबा के सौगंध के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 1 अगेंस्ट 1 का फार्मूला 57% वोट से ऊपर से बनाएंगे। भारत का संविधान कहता है कि चुनाव होते हैं। भारत का संविधान ये भी कहता है जब चुनाव हो जाए तो दल का नेता चुन ले, और भारत का संविधान ये कहता है कि जो सबसे बड़ा दल होता है या सबसे बड़ा चुनाव पूर्व गठबंधन होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति देश के केस में और गवर्नर प्रदेश के केस में बुलाते हैं। अब कोई अपनी सहूलियत के लिए अपना नेता पहले घोषित कर सकता है, कोई अपनी सहूलियत के लिए सब दलों के साथ बैठकर, लेकिन संविधान कहता है कि जब चुनाव हो जाए तब आप अपना नेता हमें बताइए, हम उसको बुलाएंगे, सरकार बनाएंगे। ठीक, संवैधानिक। मुझे पूरा विश्वास है, जो लोकतंत्र को बचाना चाहता हूँ, जो इस देश को बचाना चाहता हूँ, जिसे इस देश के बेरोजगार नौजवानों से प्यार होगा, जिसको भारत माता की एकता अखंडता से प्यार होगा, वो ज़रूर मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। मतलब है गठबंधन हो तो किसी पार्टी का कार्यकर्ता काम ना करे। हर पार्टी को अपने को मजबूत करने का अधिकार है। हर पार्टी उन जगहों पे चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी जहां वो अपने को मजबूत महसूस करेगी, तो उसे तो अपना संगठन बनाना ही पड़ेगा। तो अखिलेश जी क्या गलत कह रहे हैं, हम क्या गलत कह रहे हैं? सब अपने अपने को मजबूत करो। अगर वो 9 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं तो हम ये 9 साल के 9 सवाल भी पूछ रहे हैं उनसे। तो ठीक है, फैसला तो जनता को करना है, जनता फैसला करेगी। क्या कारण है कि आजकल भाजपा की मीटिंगें बहुत ज़्यादा कवरेज आप लोगों से नहीं करा रहा है? दूसरी चीज़, क्या कारण है कि पिछले 1 साल में जितने चुनाव हुए, हिमाचल, गुजरात, दिल्ली नगर निगम, जो राज्य से बड़े ज़्यादा मतदाता हैं, जहां से भाजपा का कब्जा तब भी नहीं हटा जब कांग्रेस थी और आम आदमी पार्टी थी, कैसे हट गया? हिमाचल में भाजपा की प्रयोगशाला कही जाती, सब बड़े नेता वहीं के हैं, 25 पे उतर आए वो। गुजरात जरूर उन्होंने जीता, परंतु कर्नाटक में जहां पिछली बार वो 109 थे, घटकर कहां पहुंच गए? शर्मनाक पराजय हुई। और कब हुई? जो इनका हिंदू कार्ड था उसका नग्न तांडव हुआ जब इस देश का प्रधानमंत्री संविधान की सौगंध लेके प्रधानमंत्री बने और इस पर उतर आए कि बटन दबाने जाना तो बोलना जोर से जय बजरंगबली, यानी कि वो भी इनका मुद्दा फेल हो गया। ये दोनों हिंदू बाहुल्य राज्य हैं। अब आप कहोगे पूर्वोत्तर राज्य, सब मिला लो तो 4 सीट हैं पार्लियामेंट की जहाँ चुनाव हुए थे, और उनमें भी भाजपा का प्रतिशत घटा है। भाजपा की सीटें घटी, त्रिपुरा जहाँ सरकार बनाई वहाँ भी घटी है। तो आज मैं इसको अगर समराइज करूं तो 2021 तक मान लें, 22 तक मान लें, भाजपा के उत्थान का दौर था, और 2021-22 से भाजपा के गिरावट का दौर है। जब ये चढ़े थे तो कहाँ तक चढ़ गए थे, अब जब गिरे हैं तो कहाँ तक गिरेंगे, ये आने वाले दिन बता दें। ट्रिपल इंजन की सरकार है और नई रणनीति के साथ 2024 की चुनाव की तैयारियां भी चली है। साफ तौर पे कहना है कि नई रणनीति विजयी प्राप्त कराएगी 2024। सवाल ये नहीं है कि आप सवाल पूछ रहे हैं उससे सरकार बन जाएगी। और ट्रिपल इंजन जो है, ये कहाँ का तीसरा इंजन आपने घुसेड़ा, ये बता दीजिए मुझे। डबल इंजन तक तो मैं समझ रहा हूँ, अगर आप टाउन एरिया और नगर पालिका जोड़ रहे हैं तो मतलब हम मेरे समझ में नहीं आया। तो वो जो कह रहे हैं उनकी सुन लीजिए, हम जो कह रहे हैं हमारी सुन लीजिए, और 2024 से जो जनता कहेगी वो सुन लीजिए।
दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। वहीं अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर जाति जनगणना की अगर बात करें कांग्रेस, तो हम जो है 2 घंटा पहले उनके साथ में आ जाएंगे। हमको लगता है राजभर जी आजकल मेरे मित्र हैं, पढ़ लिख कम रहे हैं। रायपुर में जो अधिवेशन हुआ, यहाँ बैठे हैं सभी आईसीसी मेंबर, वहाँ हमने प्रस्ताव पारित किया है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। तो लगता है वो वाला व्यस्त थे, इधर मिल रहे हैं कई लोगों के, तो उसमें भूल भाल गए होंगे, वरना तो ये ठीक है। अब राजभर जी आज क्या कह रहे हैं वो अलग है, 2024 के चुनाव के पहले क्या कहेंगे वो अलग होगा।